गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने सिर्फ 3 ड्रैगन्स देखे होंगे, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में हम कई ड्रैगन्स और उनके बीच का युद्ध को देखेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स में आपने वेस्टोस, एजोस और उनके बीच के नैरो सी को तो देखा ही होगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन की कहानी भी उसी जगह पर होती है। वेस्टोस के उन्हीं 7 राज्यों को आप इसमें भी देखने वाले हैं, लेकिन फर्क यह है कि यह कहानी उस वक्त की है जब टारगारियंस वहां पर राज करते थे। टारगारियंस खुद को ड्रैगन वंश का बताते थे क्योंकि वे ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकते थे। एगोन और उसकी 2 पत्नियों ने वेंजिया और रहनीज वैलेरियन इन्हीं ड्रैगन्स की वजह से वेस्टोस को अपने कब्जे में कर लिया था और इन तीनों ने 3 ड्रैगन्स पर सवार होकर 7 राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था और इस वजह से उनका सिंबल भी 3 ड्रैगन का था और यही वजह है कि इस सीरीज को हाउस ऑफ द ड्रैगन नाम दिया गया है। वेस्टोस के 7 राज्यों पर यानी नॉर्थ, वेल, रिवरलैंड, रॉक, स्टॉर्मलैंड, रीच और ड्रोन पर टारगारियन वंशज राज कर रहे हैं और वे क्राउन्सलैंड साम्राज्य से अपना प्रशासन चलाते हैं और क्राउन्सलैंड की राजधानी है किंग्स लैंडिंग। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें इसका लंबा इतिहास समझना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में हिस्ट्री की क्लास लेने लगे तो कहानी शुरू ही नहीं होगी, इसलिए उसके लिए हम अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कहानी में आप आने वाले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर ध्यान दीजिए और उसकी प्लॉट को समझिए, तभी जाकर आप इस कहानी को साफ साफ समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन का पहला एपिसोड। ये कहानी गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी से 183 साल पहले की है, यानी डेनारिस टारगारियन के पैदा होने से 183 साल पहले की कहानी। सम्राट जेहरिस टारगारियन यहाँ राज कर रहे हैं और उनके 9 बच्चे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 बेटों के बारे में जानना है। उनका बड़ा बेटा एमन टारगारियन और दूसरा बेटा बेलन टारगारियन। जेहरिस टारगारियन ने वेस्टोस पर लगभग 60 साल राज कर लिया था और वो जब भी किसी को अपना अगला सम्राट घोषित करता है वो किसी कारणवश मर जाता है। अब इस तरह करते करते जेहरिस टारगारियन बहुत ही बुजुर्ग हो जाता है और अब उसके 2 वारिस बचे हैं जिन्हें वो सिंहासन सौंप सकता है। ध्यान से सुना दोस्तों, एक है जेहरिस टारगारियन के बड़े बेटे एमन टारगारियन की इकलौती बेटी रहनीज वैलेरियन और दूसरा है जेहरिस टारगारियन के दूसरे बेटे बेलन का बड़ा बेटा वेजिस टारगारियन। रहनीज वैलेरियन वेजिस टारगारियन से बड़ी है, लेकिन फिर भी वेजिस टारगारियन इकलौता पुरुष वारिस है। इस ड्रैगन वंश को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर इन दोनों वारिसों में सिंहासन के लिए युद्ध हुआ तो ये वंश जरूर मिट जाएगा और जेहरिस टारगारियन ये बात बखूबी जानता है। इसलिए जेहरिस टारगारियन इस बात का फैसला 7 राज्यों के प्रशासकों पर छोड़ देता है जो अपने मत द्वारा अगले सम्राट को चुनेंगे। रिवरलैंड के हॉल में वोटिंग होती है और उनमें वेजिस टारगारियन को अगला सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सब सोचते हैं कि वारिस की समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन ड्रैगन का असली खेल इसके बाद ही शुरू होगा और यह है वेजिस टारगारियन जो सम्राट की पदवी मिलने से बहुत ही खुश है। उसके पास उसकी पत्नी एमा एरन खड़ी है जो गर्भवती है और यह है रहनीज वैलेरियन जिसके सिंहासन के सपने चूर चूर हो चुके हैं। उसके पास खड़ा है उसका पति कॉर्लिस वैलेरियन जो ड्रिफ्ट मार्क नाम के आइलैंड पर प्रशासक है। इतना ही नहीं, ये वेस्टोस के सबसे बड़े नेवल फोर्स का चीफ भी है। वेजिस टारगारियन का एक छोटा भाई है जिसका नाम डेमन टारगारियन है। डेमन टारगारियन बड़े गुस्से वाला है, लेकिन फिर भी वेजिस टारगारियन उसको बहुत ही प्यार करता है। वेजिस टारगारियन और एमा एरन की एक बेटी है जिसका नाम रेहेंडा टारगारियन है और अपना वारिस घोषित करने के 2 साल बाद जेहरिस टारगारियन का देहांत हो जाता है और अब वेजिस टारगारियन सिंहासन पर बैठा है। वेस्टोस में हैंड ऑफ द किंग नाम की एक पदवी है जो कि सम्राट का मेन एडवाइजर होता है। जेहरिस टारगारियन के राजकाल में ओटो हाईटावर नाम का एक आदमी उसका हैंड ऑफ द किंग हुआ करता था और फिर वेजिस टारगारियन भी उसे ही अपना हैंड ऑफ द किंग बना लेता है। ओटो हाईटावर की एक बेटी है, उसका नाम एल्सन है जो प्रिंसेस रहेंडा की क्लोज फ्रेंड है। एल्सन को इतिहास की कहानी में बहुत ही दिलचस्पी होती है और वो राज परिवार को इतिहास की कहानियां बताती रहती है। यही है दोस्तों इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स। बाकी कैरेक्टर्स हम आपको कहानी के जाते जाते इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो अब वेजिस टारगारियन के सम्राट बनने के 9 साल बाद ये कहानी शुरू होती है, यानी डेनारिस टारगारियन के पैदा होने से 172 साल पहले। कहानी की शुरुआत में प्रिंसेस रहेंडा टारगारियन अपने ड्रैगन साइरेक्स पर सवार होकर किंग्स लैंडिंग की सैर कर रही होती है और फिर कुछ ही देर में वो बड़े साम्राज्य को देखकर साइरेक्स को ड्रैगन पिट में लेके आती है। वहाँ सर हार्लॉर्ड वेस्टलिंग उसका इंतजार कर रहा होता है जो किंग्स गार्ड में से एक है और इसका काम है रहेंडा की सुरक्षा करना। तब वहाँ ड्रैगन्स का केयरटेकर आता है और वो अपने साथ एक नई लड़की को लाया होता है और इसी वजह से साइरेक्स चिल्लाने लगती है, लेकिन वो लड़का जब साइरेक्स को नमस्कार करता है तो साइरेक्स शांत हो जाती है। दरअसल ड्रैगन्स नए लोगों को अपने पास नहीं आने देते और अगर कोई आ गया तो वो उसको जला भी सकते हैं। हर ड्रैगन का सिर्फ एक ही सारथी होता है और अगर कोई दूसरा उन पर चढ़ गया तो वो उसको गिरा देते हैं। रहेंडा साइरेक्स से उतरकर उसको सहलाती है। तभी हार्लॉर्ड वेस्टलिंग उससे कहता है कि अच्छा हुआ आप सही सलामत पहुंच गई, वरना मेरा तो सर कट ही जाता। लगता है रहेंडा किसी को बिन बताए साइरेक्स की सवार पर गई थी और वो हंसकर रथ पर चढ़ने लगती है तो उसकी सहेली एल्सन कहती है कि साइरेक्स तो बहुत ही बड़ी हो गई है, अगर इसी तरह बड़ी होती गई तो क्रैक्सी से भी बड़ी हो जाएगी।
एल्सन तुम भी मेरे साथ आती तो कितना अच्छा होता। नहीं रेंडा, मुझे उड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है। केयरटेकर साइरेक्स को अंदर जाने को कहता है और वो अंदर चली जाती है। एल्सन ने जिस क्रेक्सिस ड्रैगन की बात की थी वो डेमन ट्रगारियन का ड्रैगन है, जो देखने में एकदम बड़ा है और लाल रंग का है। रेहेंडा रथ पर सवार होकर किंग्स लैंडिंग शहर के रेड की फोर्ट के अंदर जाती है। अब रेहेंडा और एल्सन साथ मिलकर पैलेस में आती हैं। रेहेंडा सबसे पहले अपनी गर्भवती माँ एमा एरन से मिलने जाती है। आप सोच रहे होंगे कि वेस्टिस टारगारियन जब सम्राट बना था तब भी ये गर्भवती थी। बात यह है दोस्तों कि उस वक्त रेहेंडा 2 साल की बच्ची थी और अब इतने साल से वेस्टिस टारगारियन लगातार एक बेटे के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार या तो बच्चा एमा के गर्भ में ही मर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है, और इस तरह लगभग 5 बार हो चुका था। अब इस बार भी एमा एरन प्रेग्नेंट हुई है। वेस्टिस टारगारियन को बड़ी उम्मीद है कि इस बार तो पक्का उसका बेटा होगा और वो अपना बेटे को वारिस बना लेगा। रेहेंडा को देखते ही एमा पूछती है कि मुझे बताए बिना तुम ड्रैगन को क्यों लेकर गई? माँ, अगर मैं पूछती तो क्या तुम मुझको जाने देती, इसलिए मैंने तुमको नहीं बताया। अब रेहेंडा कहती है कि माँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम्हारे आसपास तो सबको सिर्फ तुम्हारे बच्चे की फिक्र है, तुम्हारी फिक्र किसी को नहीं है। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम भी एक दिन मेरी तरह माँ बनोगी, इस साम्राज्य के लिए हम यही तो कर सकती हैं। माँ, मैं ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध करूंगी, लेकिन हरगिज इस तरह बच्चे पैदा करने का काम नहीं करूंगी। नहीं रेहेंडा, ऐसा मत कहो। इस वंश को बनाए रखने के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। अब ये सुनकर रेहेंडा सोच में पड़ जाती है। ठीक है बेटी, वो सब तो बाद में सोचेंगे, पहले जाकर नहा लो। मुझे तुमसे ड्रैगन की बदबू आ रही है और मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब रेहेंडा हंसने लगती है, लेकिन जवाब में हंसने की ताकत भी एमा के शरीर और मन में नहीं होती। अब यहाँ मंत्रियों की सभा में कोई चर्चा चल रही होती है। कार्लिस वेलेरियन वेस्टिस टारगारियन को बताता है कि एजोस के स्वतंत्र राज्य मेयर लिस और टायरोस ने मिलकर ट्रायर्की नाम का एक गुट बना लिया है। उन्होंने स्टेपस्टोन आइलैंड के ब्लड स्टोन में अपनी सेना खड़ी कर दी है और वहाँ के सारे पायरेट्स को वे मार रहे हैं। वेस्टिस टारगारियन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन कार्लिस कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रागस दरहार ने खुद को ट्रायर्की का सरदार घोषित कर लिया है। वे अपने दुश्मनों को ऐसी बदतर सजाएं देता है कि उसके आदमी क्रैब फीडर का खिताब उसको दे चुके हैं, क्योंकि वो अपने दुश्मनों के शरीर को काटकर केकड़ों को दे देता है। वेस्टिस टारगारियन कहता है कि वो पायरेट्स को मार रहा है तो इसमें बुरा क्या है? वे समुद्र के बीच लोगों को लूटते फिरते हैं और तुम हो कि उनके लिए आंसू बहा रहे हो। तब रेहेंडा अंदर आती है और वेस्टिस टारगारियन उससे पूछता है कि मीटिंग में इतनी लेट क्यों आई? किंग्स कप बियरर को हमेशा टाइम पर आना चाहिए। किंग्स कप बियरर का काम यह है कि वो ऐसी मीटिंग में सबके कप में शराब डाले। ये काम तो एक नौकर भी कर सकता है, लेकिन इन लोगों को डर है कि कहीं वो शराब में जहर मिलाकर सबको मार न दे, इसलिए इस काम के लिए एक अच्छे आदमी को रखा होता है। अब रेहेंडा कहती है कि मैं माँ से मिलकर आ रही हूँ, इसलिए देर हो गई है। वेस्टिस टारगारियन पूछता है कि तुम पर ड्रैगन की बू आ रही है, क्या तुम ड्रैगन की सवारी पर गई थी? और तब सरकार की आर्थिक स्थिति को मैनेज करने वाला मास्टर ऑफ कॉइन लेमन बीसबरी कहता है कि डेमन अभी तक नहीं पहुंचा है। जब से डेमन को किंग्स लैंडिंग्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसने गार्ड्स की ट्रेनिंग और हथियार के लिए बहुत सारा फंड मांग कर रखा हुआ है, लेकिन उस फंड से क्या क्या हुआ इसने उसकी बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं दी है। तो लेमन, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस पदवी के लिए डेमन लायक नहीं है? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिक्र मत कीजिए, उसने जितना फंड लिया है उतनी अच्छी तैयारी भी कर रहा होगा। सम्राट, हमें उस ट्रायर्की को जल्द से जल्द हटाना होगा। अगर वे शक्तिशाली हो गए तो हमारे जहाज समुद्र में सुरक्षित नहीं रहेंगे, इससे हमारे हार्बर्स को भी खतरा हो जाएगा। तब ऑटो हाईटावर कहता है कि सम्राट ने आपकी बात सुन ली है और वे जरूर इस पर गौर करेंगे। अब कार्लिस वेलेरियन शांत हो जाता है। तब ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि आपके वारिस के विषय में हमें फैसला करना होगा। अगर आपकी पत्नी को निर्धारित समय पर बच्चा हो गया तो हम उसी दिन अगले सम्राट की घोषणा कर सकते हैं। हमने मून कैलेंडर के आधार पर यह सब पता लगाया है और ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। दरअसल ग्रैंड मास्टर मेडिसिन, साइंस, ज्योतिष विद्या इत्यादि के एक्सपर्ट हैं और हर फील्ड में काबिलियत पाने के बाद उन्हें एक चेन दी जाती है जिसको जोड़कर वे गले में पहन लेते हैं। और इनके गले में देखिए कितनी सारी ऐसी मालाएं पड़ी हैं। मास्टर ऑफ कॉइंस कहता है कि जब बच्चा हाथ में आ जाए तब मुकाबला शुरू करेंगे। सभी लोग किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना हो चुके हैं और इसीलिए अब उन्हें वापस भेजना ठीक नहीं होगा। अब मास्टर ऑफ लॉ लियोनल स्ट्रॉन्ग की बात सुनकर सम्राट कहता है कि मुकाबले से पहले ही मेरा बेटा पैदा हो जाएगा। उसके जन्म को ये सारा साम्राज्य उत्सव की तरह मनाएगा। सम्राट, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आपको बेटा होगा या बेटी। लेकिन सम्राट यकीन के साथ कहता है कि मुझे इस बार बेटा ही होगा। अब ये बात सुनकर रेहेंडा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसके रहते उसके पिता का एक पुत्र के लिए इतना तरसना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। डेमन रेड की लौट आया है, ये कहकर हार्लोड वेस्टलिंग रेहेंडा को लेके जाता है। वो बताता है कि इस बात की सम्राट को खबर नहीं है। ये कहकर वे दरवाजा खोलते हैं तो डेमन को वहां बैठा हुआ पाते हैं और हार्लोड वेस्टलिंग उसको देखकर बड़ा ही शौक हो जाता है। रेहेंडा अंदर आकर पूछती है कि चाचू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डेमन कहता है कि ये सिंहासन एक दिन मेरे हाथ आएगा, इसलिए अभी से मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ।
अरे अगर किसी ने आपकी बात सुन ली तो आपको राजद्रोही कहकर आपका सर काट दिया जाएगा। फिर आप इतने दिनों से यहाँ क्यों नहीं आए? अरे इन लोगों की बकवास से मैं दूर ही रहना चाहता हूँ। तो फिर अब क्यों आ गए आप? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता मेरे लिए एक मुकाबले का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए मैं चला आया। लेकिन वो तो उनके अगले वारिस के लिए है ना? हाँ बेटी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मतलब क्या आप उनके वारिस हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? और नहीं तो क्या, जब तक तुम्हारी माँ एक बेटे को जन्म दे दे तब तक तो मैं वारिस ही रहूंगा। मुझे अपनाने के अलावा तुम लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तब तो चाचू मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरा जल्द से एक छोटा भाई आ जाए। और इस तरह रहनरा उसका मजाक उड़ाती है और तब डेमन रहनरा को एक चेन भेंट करता है जो कि डार्क क्रिस्टल नाम की वेल्डन स्टील से बनी होती है। डेमन रहनरा को वो चेन पहने देता है और कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे पास हमारे पुरखों की ये निशानी हमेशा रहेगी। ये डार्क सिस्टर वही स्टील है जिससे एगन की पत्नी की तलवार बनी थी और उसका प्रयोग तब हुआ था जब उन्होंने वेस्टरोस पर कब्जा किया था और अब ये डेमन के पास है। अब दिखाते हैं तो एक शाम को पेड़ के नीचे एल्सन हिस्ट्री बुक पढ़ रही होती है। उसकी गोद में रहनरा लेटी होती है। एल्सन पूछती है कि ड्रोन पर कब्जा करने वाली प्रिंसेस नाइमेरिया ने किससे शादी की थी। रहनरा को उसका सवाल उटपटांग लगता है और वो उसका कोई उटपटांग जवाब दे देती है। रहनरा, मुझे पता है कि तुम अपने पिता के बर्ताव से निराश हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अपने होने वाले बेटे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो अपनी माँ की फिक्र हो रही है। इस बार बेटा हो गया तो कम से कम पिताजी माँ को जरा चैन से तो रहने देंगे। मैं तो यही चाहती हूँ एल्सन कि तुम्हें ड्रैगन पर अपने साथ लेकर जाऊं और तुम्हें घुमाऊं। ओह, तुम और तुम्हारा ड्रैगन। ऐसा कहकर एल्सन घर जाने लगती है और तब रहनरा उसको रोक कर कहती है जब वेलेरियंस ने उसके देश पर कब्जा किया तो प्रिंसेस नाइमेरिया रोहेनार्ड्स को बचाकर 10,000 शिप्स लेकर गई थी और नैरो सी को पार करके ड्रोन ले गई। वहाँ ड्रोन के प्रशासक मार्स मार्टल ने उससे शादी कर ली और फिर उन्होंने उन 10,000 शिप्स को जला डाला और फैसला किया कि अब वे डर कर कहीं नहीं भागेंगे। बोलो, अब तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है ना? अब ये कहकर रहनरा किताब का वो पन्ना फाड़ देती है। अरे ये क्या कर दिया तुमने? और नहीं तो क्या, आगे से तुम ऐसे सवाल ना करो इसलिए मैंने इसको फाड़ दिया। और अब दोनों हंसकर पैलेस की ओर चलने लगती है। दूसरी ओर ग्रेट मास्टर अपने शिष्य के साथ आकर सम्राट के घाव पर दवा लगा रहे होते हैं। दरअसल सम्राट का सिंहासन लोहे का बना होता है और इस वजह से सम्राट को कई बार खरोंची भी आ जाती है, इसलिए उन्हें ऐसे घावों को दवा से भरना पड़ता है। लेकिन अब की बार ऐसा घाव लगा है कि ठीक ही नहीं हो रहा। अब ओटो हाईटावर के पूछने पर ग्रेट मास्टर कहता है कि सम्राट एक बेटे के लिए कुछ ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, इस स्ट्रेस के कारण ही उनका घाव ठीक नहीं हो रहा है। तब ग्रेट मास्टर का शिष्य कहता है कि गर्म चिमटे से इस घाव को ठीक किया जा सकता है और ये सुनकर सम्राट घबराकर कहता है कि तुम लोग सम्राट को चिमटा लगाओगे, मुझे जिंदा रहने दो। ये कहकर सम्राट झट से वहां से चला जाता है। सम्राट सीधे एमा के पास जाता है जो बहुत देर से बाथरूम में होती है और पूछने पर वो बताती है कि यहाँ रहने से मेरा दर्द जरा कम होता है। मैंने सुना है कि आपका भाई लौट आया है। हाँ एमा, ये खबर सच है। उसे आखिरी बार मैंने तब देखा था जब उसे सिटी वॉच का चीफ घोषित कर दिया गया था और मुझे लगता है कि वो सिंहासन के लिए हमारे बेटे के साथ मुकाबला करने आया है। लेकिन आपको कैसे पता कि हमारा बेटा ही होगा? मुझे सपना आया था कि सम्राट एगन का राज मुकुट पहनकर मेरा बेटा चला आ रहा है। अब मुकुट पहना हुआ बच्चा मैं कहाँ से लाऊंगी? अब तो भगवान ही मुझे आपसे बचा सकते हैं। यही हमारा आखिरी बच्चा होना चाहिए। अब मेरे शरीर में और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और बच्चे पैदा करूं। मैं बच्चों का वजन ढोते ढोते थक चुकी हूँ। मुझे अपने मरे हुए बच्चों के सपने सताते रहते हैं। अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो आप मुझको माफ कर दीजिए प्लीज। अब वेस्लिस टारगारियन बहुत ही दुविधा में होता है। अब उस रात डेमन सिटी वॉच के सारे गार्ड्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि मेरे भाई के साम्राज्य में अपराध बहुत ही बढ़ गए हैं क्योंकि अब लोग हमसे डरते नहीं हैं। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं उससे हर कोई गलती करने से 10 बार सोचेगा। चलो तैयार हैं सब? ये कहकर सैनिक जोश में चल पड़ते हैं। अब डेमन अपने सारे सैनिक शहर के अंदर उतार देता है। लूटमार, चोरी, खून, बलात्कार, इन सभी को करने वाले अपराधियों को वे पकड़ लेते हैं और जनता के सामने उनको खींच कर लेके आते हैं। फिर सैनिक उनके हाथ, पैर, सर इत्यादि काट डालते हैं और उन कटे हुए अंगों को एक गाड़ी में लेके जाते हैं। अगले दिन ओटो हाईटावर इन सारी बातों की जानकारी विज़लिस टारगारियन को देता है। डेमन और विज़लिस टारगारियन बहुत दिनों के बाद मिले होते हैं और अपनी बातों में मग्न हो जाते हैं। और तब ओटो हाईटावर कहता है कि तुम मंत्री सभा को बताओ कि कल रात सिटी वॉच के सैनिकों से तुमने क्या करवाया। अरे मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। यहाँ अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन अपराधों को कभी नहीं रोका गया तो वे बेझिझक अपनी बुरी हरकतें जारी रखेंगे। उन्हें डराने के लिए ही मैंने सारे क्रिमिनल्स को आम जनता के सामने दंड दिया। लेकिन मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। सारी सजाएं हमारे कानून के हिसाब से दी गई हैं। क्यों मास्टर ऑफ लॉ, मैंने ठीक कहा ना? विज़लिस टारगारियन कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया डेमन। ऐसे डर पैदा करने से लोग गलती करना कम करेंगे। अब कॉर्लिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। ओटो हाईटावर मजाक में कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाते तो कितना अच्छा होता। और फिर डेमन अपनी पत्नी रेहा रॉयस को बुरा भला कहने लगता है।
रिहा रॉयस वेल की प्रशासक है और वे अपने रोन स्टोन से ही वेल का प्रशासन चलाती है। डेमन ने उससे शादी करने से मना किया था, लेकिन सम्राट ने जबरदस्ती उससे शादी करवा दी। इसलिए वो अपनी प्रेमिका माइसीरिया के साथ यहाँ पर रहने लगा है। वो अपनी पत्नी से मिलने कभी नहीं जाता और इसलिए ओटो हाईटावर उसका मजाक उड़ा रहा है। अब इस बात से चिढ़कर डेमन ओटो हाईटावर की खूब खबर लेता है। विज़िस टारगारियन इन दोनों में सुलह करवा लेता है और डेमन से कहता है कि अगर तुमने कल रात जैसी हरकतें दोबारा की तो इस सभा में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझो और काम करो। और फिर ठीक है कहकर डेमन चला जाता है। जब एगन ने वेस्टोस के राज्यों पर कब्जा किया था तो उन राज्यों के राजाओं और रानियों को प्रशासकों की पदवी दी गई। वो चाहता था कि पूरे वेस्टोस का एक ही सम्राट होना चाहिए और वो भी सिर्फ टारगारियन वंश का होना चाहिए। ये प्रशासक किंग्स लैंडिंग में रहने वाले सम्राट के सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उन्होंने शपथ ली है कि वे हर हालत में सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे और अगर किसी ने गद्दारी करने की कोशिश की तो ड्रैगन की आग का शिकार हो जाएंगे। अब अगले दिन साम्राज्य के अगले वारिस को चुनने का मुकाबला शुरू होता है। उसमें भाग लेने के लिए वेस्टोस के सारे राजाओं में से राजवंश के लोग आए होते हैं। पहली रो में बैठे इन दो बच्चों को ध्यान से देख लीजिए। इस छोटी बच्ची का नाम है लेना वेलेरियन। उसके पास बैठा है उसका भाई लियोनार वेलेरियन। ये दोनों कॉर्लिस वेलेरियन और रहनीस वेलेरियन के बच्चे हैं। मुकाबला शुरू होने से पहले ही एमा को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है और ये सुनकर लोगों में बड़ी हलचल मच जाती है कि इस बार देखते हैं क्या होगा। इस मुकाबले में दोनों तरफ से दो वीर घोड़ों पर सवार होकर आते हैं और वहां खड़े आदमी से एक लकड़ी लेते हैं। फिर अपने घोड़े तेज उड़ाकर एक दूसरे पर उस लकड़ी से वार करते हैं। जो नीचे गिर गया उसकी हार होगी और दूसरा विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अब इस तरह जीतने वाले वीर राजवंश के किसी भी लड़की से माला मांग सकते हैं और वो लड़की उसको इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर हारने वाला अपनी हार नहीं मानता और तलवार उठा लेता है तो दोनों को एक दूसरे से लड़ना होगा। इस लड़ाई में जो जीतेगा वही विजय होगा। पहले मुकाबले में कोल वंश का वीर जीतता है और रहनरा से माला मांगता है। ऊपर से वो रहनीस वेलेरियन को नाम की रानी कहकर चिढ़ा भी देता है, पर रहनीस को उसको माला देनी पड़ती है। अब ओटो हाईटावर विज़िस टारगारियन से कहता है कि इस आदमी की जबान बहुत ही चल रही है, आप कहें तो मैं उसकी जबान कटवा दूं। लेकिन विज़िस टारगारियन मना कर देता है और इस तरह कई मुकाबले होते हैं। एक मुकाबले में सर क्रिस्टीन कोल नाम का वीर जीतता है और रहनरा हारोल्ड वेस्टलिंग से उसके बारे में पूछती है। क्रिस्टीन कोल को ध्यान में रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस कहानी का ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब डेमन मुकाबले में उतरता है और गुएन को अपना प्रतिद्वंदी चुनता है। दरअसल गुएन ओटो हाईटावर का बेटा है और तब उसकी बहन एल्सन का चेहरा एकदम से बदल जाता है। अब पहले राउंड में डेमन घायल होता है लेकिन बाल बाल बच जाता है, लेकिन दूसरे राउंड में वो धोखेबाजी से जीत जाता है। अब ये बात सब जानते हैं लेकिन फिर भी उसको चीयर करने लगते हैं। लियाना वेलेरियन बहुत ही खुश हो जाती है। अब डेमन स्टेज पर आकर एल्सन से माला मांगता है और एल्सन के पास उसको माला देने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। ओटो हाईटावर उसे गुस्से में घूरता रहता है। अब इसी बीच खबर आती है कि एमा की हालत बहुत ही खराब हो गई है। ये सुनकर विज़िस टारगारियन राजमहल पहुंचता है जहां एमा तड़प रही होती है। ग्रेट मास्टर बताता है कि बच्चा अंदर फंसा हुआ है और उसको बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो आप लोग करते क्यों नहीं कुछ? हमने बहुत कोशिश की सम्राट, लेकिन बात नहीं बनी। एक रास्ता है लेकिन इस बात का फैसला आपको ही करना होगा। हमें रानी का पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकालना होगा और देर हो गई तो दोनों की जान को खतरा है। सम्राट पूछता है कि क्या ऐसा करने से कम मेरा बच्चा बच जाएगा ना? हम कुछ भी यकीन से नहीं कह सकते सम्राट, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब और कोई रास्ता न पाकर विज़िस टारगारियन भी हाँ कर देता है और अपनी पत्नी को दिलासा देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब वे सर्जरी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एमा जान चुकी है कि वे क्या करने वाले हैं। वो चीखने चिल्लाने लगती है कि ऐसा मत करो, लेकिन मैं उसका पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाल देते हैं और बहुत खून बहने की वजह से बेचारी एमा मर जाती है। लेकिन विज़िस टारगारियन की मुराद पूरी हो जाती है और उसका बेटा ही पैदा हुआ है। वो दुविधा में होता है कि बेटे के आने की खुशी में वो हंसे या पत्नी के मरने पर रोए। पर किस्मत का खेल भी अनोखा होता है और पैदा होने के कुछ ही देर बाद बच्चा भी मर जाता है। उसी वक्त मैदान में क्रिस्टीन कोल और डेमन के बीच मुकाबला होता है। फिर टक्कर में दोनों को चोट आ जाती है, लेकिन अगले राउंड में डेमन बहुत ही घायल हो जाता है और रगड़ता हुआ नीचे गिरता है, लेकिन फिर उठकर वो अपनी तलवार लेकर आता है। क्रिस्टीन कोल भी अपना हथियार उठा लेता है। दोनों के बीच शानदार लड़ाई होती है और आखिरकार डेमन उसको मार गिराता है। अब लड़ाई के बीच तलवार नीचे गिर गई थी, लेकिन डेमन उसको नहीं उठाता और जीत की खुशियां मना रहा होता है। पर इस बीच क्रिस्टीन कोल फिर उठता है और निहत्थे डेमन पर हमला कर देता है और इस तरह क्रिस्टीन कोल डेमन को गिरा देता है और उसे हार मानने के लिए कहता है। अब डेमन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर क्रिस्टीन कोल उसको हाथ देता है, लेकिन वो क्रिस्टीन कोल का हाथ हटाकर वहां से चला जाता है। अब क्रिस्टीन कोल आकर रहनरा से माला मांगता है और उसको माला देती है। तब ओटो हाईटावर वहां बैठे राजवंश के लोगों को एमा की मौत की खबर देता है। अब सभी चौंक जाते हैं और रहनरा तो एकदम सुन्न हो जाती है।
अब अगले दिन एमा और उसके नवजात शिशु के मृत शरीर का अंतिम संस्कार होता है। टारगारियन वंश में मरे हुए लोगों को उनके बच्चे अपने ड्रैगन्स के द्वारा ही आग लगाते हैं और इसीलिए अब रेहेंडा को अपने ड्रैगन साइरेक्स द्वारा अपनी माँ और अपने भाई को आग लगानी होगी। सब उसी का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसे अपनी माँ और भाई की मौत का बहुत ही शौक होता है और साथ ही साथ वो अपने पिता पर भी बहुत गुस्सा होती है। डेमन उसको दिलासा देता है, लेकिन वो टूट चुकी होती है। डेमन कहता है कि ऐसा नहीं है, अब सिर्फ तुम अपने पिता की वारिस हो। लेकिन मैं लड़का तो नहीं हूँ चाचू, ये कहकर वो सम्राट को देखती हुई आगे आती है और साइरेक्स भी उसका शौक समझ जाता है और उन दोनों की चिता को आग लगाता है। अब उसी रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। किंग्स गार्ड सेनापति सर स्टेफन डार्कलिन विजिट टारगारियन को लेकर वहां आता है और कहता है कि इस वक्त हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ अनचाही घटनाओं के कारण अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इस साम्राज्य के अगले वारिस का फैसला करना जरूरी हो गया है। क्यों ना हम डेमन को अगला वारिस घोषित कर दें। अरे डेमन किसी काम का नहीं है, अब तक जो जिम्मेदारी उसको दी गई थी उसने वो भी ठीक से नहीं निभाई। उसे साम्राज्य का वारिस कैसे बना सकते हैं? और इस तरह मंत्री सभा में हर कोई अपनी सलाह दे रहा होता है। ओटो हाईटावर फिर एक बार डेमन को ताने मारता रहता है। अब विजिट टारगारियन चिढ़कर कहता है कि मेरे सामने मेरे भाई के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें मत करो। वो कहता है ध्यान से सुनो हाईटावर, डेमन मेरा अपना खून है और मैं उसको जो भी पदवी देना चाहूँ मैं उसको दे सकता हूँ। ओटो हाईटावर कहता है कि सम्राट आप रहम दिल है, लेकिन क्या आपका भाई आप जैसा है? ओटो हाईटावर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पदवी के लिए वो मुझको मार डालेगा? वो थोड़े गुस्से वाला है, लेकिन इतना बेरहम भी नहीं कि पदवी के लिए अपने भाई को मार डाले। अब डेमन बाहर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है और बहुत ही खुश होता है कि उसके भाई को उस पर कितना विश्वास है। तब ओटो हाईटावर सुझाव देता है कि आपकी बेटी रेहेंडा को अगला वारिस घोषित कर दिया जाए। अच्छा, लड़की को राजगद्दी पर बिठा दे। हमारे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक लड़की सिंहासन पर बैठी हो। सम्राट डीमन से ज्यादा काबिल तो रेहेंडा ही है। नहीं नहीं नहीं, अपने भाई और बेटे के बीच में मैं फैसला नहीं कर सकता। राजवंश में और भी तो लोग हैं, उनमें से किसी और को चुन लीजिए। अब इस तरह कोई कुछ कह रहा होता है तो कोई कुछ, और उनके बीच बहस खत्म ही नहीं होती। अब विजिट टारगारियन चिढ़कर कहता है कि मेरी पत्नी और बेटे की चिता जलकर पूरी तरह से राख भी नहीं हुई है और आप लोगों को है कि अगले वारिस की पड़ी है। मुझे नहीं करना है फैसला। ये कहकर विजिट टारगारियन उठकर चला जाता है। अब ओटो हाईटावर अपने कमरे में आकर एक खत लिखता है और उसे रेमोन के पैर पर बांधकर ओल्ड टाउन भेजता है। तब एल्सन आती है और एमा की मौत और रेहेंडा की हालत पर बहुत दुखी होती है। वो पूछती है कि सम्राट कैसे हैं? ओटो हाईटावर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सम्राट के पास जाओ और उनकी हिम्मत बढ़ाओ और हाँ, अपनी माँ के कपड़े पहनकर जाओ। एल्सन वैसा ही करती है और एक किताब को लेकर सम्राट के कमरे में जाती है। विजिट टारगारियन एक मूर्ति बना रहा होता है और एल्सन उसे बताती है कि उसे अपनी माँ के चले जाने पर कैसा लगा था। सम्राट भी अपना दिल खोलकर उससे बातें करने लगता है। यहाँ डेमन अपनी पूरी सेना को बार में लेके आया होता है और उसे इतना भी ख्याल नहीं होता कि उसके परिवार में मौत हो गई है और वो सबसे कह रहा होता है कि अब मैं इस साम्राज्य का वारिस हूँ। और ये बात ओटो हाईटावर के कान तक पहुंच जाती है और वो तुरंत विजिट टारगारियन को बताता है। अब विजिट टारगारियन डेमन को अकेले में बुलाकर कहता है कि मेरे पति और मेरे बेटे को मरे हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और मेरे साथ बैठकर मेरा दुख बांटने के बजाय तुम जाकर शराब पी रहे थे। ऊपर से मेरे बेटे को एक दिन का वारिस कहकर मजाक भी उड़ा रहे थे। जब सब लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे तब मैं भी नहीं माना और हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा, लेकिन तुमने मुझको ये सलाह दिया। भैया, आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। कोई ना कोई पदवी देकर आप मुझको हमेशा यहाँ से दूर भेज देते थे, कभी वेल, कभी कहीं, कभी कुछ। 10 साल से आप सम्राट हैं, लेकिन एक भी दिन आपने मुझे अपना हैंड ऑफ द किंग बनाने की सोची नहीं ना। मैं तुम्हें हैंड ऑफ द किंग क्यों बनाने लगा? क्योंकि मैं आपका भाई हूँ, इसीलिए। मेरे भाई हो तो इस तरह मेरा अपमान करते फिरोगे? भैया, आप ओटो हाईटावर की हर बात को सच मत मानिए। सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो एक जहरीला सांप है। वही नहीं, पूरे मंत्री सभा आपकी जहरीली सांप है और आपको हमेशा धोखा देती रहती है और मैं तो उनसे आपकी रक्षा करना चाहता हूँ। डेमन, मैं अपना अगला वारिस घोषित करने वाला हूँ। इसमें घोषित करने की क्या बात है? मैं ही तो हूँ आपका अगला वारिस। आज से तुम इस साम्राज्य के वारिस नहीं हो। तुम चुपचाप रूनस्टोन चले जाओ और अपनी पत्नी के साथ खुश रहो। ये सम्राट विजिट टारगारियन का हुक्म है। और अब डेमन खामोश होकर वहां से चला जाता है। अब विजिट टारगारियन के सिंहासन की तलवार फिर से उसे चुभ जाती है। फिर विजिट टारगारियन ड्रैगन मेमोरियल में अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ जिस बड़े ड्रैगन का कंकाल है यह है एगोन का ड्रैगन बेलेरियन। यह आखिरी ड्रैगन है जिसने वेलेरिया को मिटने से पहले देखा था। तब किंग्स गार्ड रेहेंडा को वहां लेके आता है। विजिट टारगारियन पूछता है कि जब भी तुम ड्रैगन को देखती हो तो तुम्हें कैसा ख्याल आता है? पापा, माँ के मरने के बाद आपने मुझे एक भी शब्द नहीं बोला और आज अचानक मुझसे ये सवाल क्यों? रेहेंडा, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। पापा, मैं ड्रैगन्स में हमें देखती हूँ। सब कहते हैं कि टारगारियन वंश के लोग भगवान के बहुत करीब हैं और उसकी वजह सिर्फ हमारे ड्रैगन्स हैं। अगर हमारे पास ड्रैगन नहीं होते तो हम भी दूसरे इंसानों जैसे ही होते। तुम ठीक कहती हो रेहेंडा।
इंसान की बुद्धि से बाहर ऐसी कई शक्तियां इस दुनिया में हैं और ऐसी एक शक्ति ने ही वेल्डे को मिटा दिया था। अगर हम अपना इतिहास भूल जाएं तो हम भी शायद मिट जाएंगे। इसी वजह से टरगारियन वंश का हर सम्राट अपने वारिस को उस इतिहास की शिक्षा देता है और ये सब अपने पिता के मुंह से सुनकर रहना बड़ा अजीब महसूस करती है। मुझे माफ कर दो बेटी, इतने सालों से मेरे साम्राज्य का वारिस मेरी आंखों के सामने था और मैं देख भी नहीं पाया। बेटी, तुम जरूर एक काबिल रानी बनोगी। पिताजी, आप तो चाचा डायमंड को अपना वारिस बनाने वाले थे। नहीं, आज से तुम ही मेरी वारिस हो, लेकिन इस लोहे के सिंहासन पर टिके रहना इतना भी आसान नहीं है। पूरे वेस्टोस में यही सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है। डेनिस ने अपने सपने में सिर्फ वेल्डा को मिटते हुए देखा था और जब एगन अपने ड्रैगन पर सवार होकर वेस्टोस को देखने गए तो उन्होंने पूरी इंसानियत का अंत देखा था। एक और बात बतानी है तुम्हें, विंटरफेल के उत्तर से जाड़े का ऐसा मौसम आएगा जिसका कोई अंत नहीं होगा और ये ऐसा जाड़ा होगा जिसमें पूरी दुनिया को मिटा देने वाली शक्ति होगी। उससे लड़ने के लिए वेस्टोस में बसे हुए सभी इंसानों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्हें करने के लिए टरगारियंस को लोहे के सिंहासन पर डटे रहना होगा और ये रहस्य हर सम्राट उसके वारिस को बताता है। इसलिए मैं इस रहस्य को तुमको बता रहा हूँ। अब इस साम्राज्य की जिम्मेदारी मैं तुमको सौंपता हूँ। ये कहकर वो उसको व्हाइट वॉकर के बारे में बताता है। वहाँ डेमन किंग्स लैंडिंग के ड्रैगन पिट पर अपने ड्रैगन क्रैक्सिस के साथ होता है। उसकी प्रेमिका मैसेरिया आती है और वो क्रैक्सिस को उसका इंट्रोडक्शन देती है। मैसेरिया को भी वो बहुत ही पसंद आता है। अब डेमन मैसेरिया को क्रैक्सिस पर बैठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। फिर एक दिन वेस्टिस टरगारियन अपने वारिस की घोषणा करने के लिए तैयार होता है और रहनरा भी तैयार होकर राज दरबार में आती है। वेस्टोस के सभी राज्यों से प्रशासक आए होते हैं। कॉर्लिस वेरलियन रहनरा के आगे घुटने टेक कर शपथ लेता है कि वो आखिरी सांस तक रानी का वफादार रहेगा। इस तरह हाई टावर वंश, ब्राटियन वंश, सतर्क वंश इत्यादि सभी प्रशासक शपथ लेते हैं और आखिर में सम्राट विजिस टरगारियन ये घोषणा करता है कि मैं अपने पूर्वज का असली वारिस और 7 राज्यों का रक्षक रहनरा को ड्रैगन स्टोन की प्रिंसेस और लोहे के सिंहासन का वारिस घोषित करता हूँ। और इस पर सब रहनरा की जय जयकार करते हैं। अब रहनरा सभा के सामने अपनी शपथ लेना शुरू करती है कि मैं रहनरा, और शपथ की शुरुआत के साथ ही दोस्तों ये पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।